नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश। मेरे YouTube चैनल विद्यादान पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 9 जो NTPC और रेलवे ग्रुप डी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब? तो आपको पता है ना इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, शाहजहां। शाहजहां ने निर्माण करवाया था दिल्ली की जो बड़ी जामा मस्जिद है। याद रखना, जो आगरा की जामा मस्जिद है उसका अकबर ने निर्माण करवाया था। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर, 22 मई, 14 मई या 7 सितंबर? तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 22 मई। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाते हैं। अगला सवाल है, वंशानुक्रम की इकाई क्या है? यानी वंशानुक्रम की इकाई क्या है? आरएनए, जीनोटाइप, फिनोटाइप या जीन? तो याद रखें, वंशानुक्रम की जो इकाई है वो है जीन, यानी कि ऑप्शन डी। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? WTO का मुख्यालय कहाँ है? ये शायद कल के प्रैक्टिस सेट में भी था। पेरिस, जिनेवा, स्विट्जरलैंड, वाशिंगटन DC या UK? तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जिनेवा स्विट्जरलैंड। तो इसका ऑप्शन बी सही हो गया। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, ये थोड़ा सा रीजनिंग का सवाल आ गया है। अगले सवाल पे आते हैं। मर्केडा कप का संबंध किस खेल से है? मर्केडा कप का संबंध किस खेल से है? टेनिस, फुटबॉल, हॉकी या क्रिकेट? तो मर्केडा कप का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, फुटबॉल। मर्केडा कप का संबंध है फुटबॉल से। फुटबॉल के क्षेत्र में दिया जाता है मर्केडा कप। अगला सवाल है कि तारों का रंग निर्भर करता है। तारों का रंग किस बात पर निर्भर करता है? उनके तापमान, उनके दबाव, उनकी उम्र या सौर मंडल से उनकी दूरी? तो तारों की जो चमक या उनका रंग निर्भर करता है, उससे पता लगता है कि तारे सूर्य से कितनी दूर हैं, यानी कि सौर मंडल से उनकी दूरी। अगला सवाल है, बिजली के एक एकक यानी 1 किलोवाट घंटा से क्या मतलब है? तो याद रखें, अगर आप 100 वाट के बल्ब को 10 घंटे तक जलाएंगे तो हम ये बात बोलेंगे कि 1 किलोवाट घंटा बिजली खर्चा हुई। जैसे कि 100 वाट गुणे 10, 100 वाट गुणे 10 कितना होता है? 1000। तो 1 किलोवाट का मतलब यही हुआ। अगला सवाल है, अगले सवाल में पूछा गया है, एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं, यानी समस्थानिक क्या होते हैं? न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है समस्थानिक में, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या भिन्न होती है या प्रोटॉनों की संख्या समान होती है? तो याद रखें, समस्थानिक में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगले सवाल में आते हैं। अगले सवाल से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया करें, जिससे चैनल आगे बढ़े। इससे फ़ायदा ये होगा कि जब चैनल बड़ा होता है तो ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं, अलग से लाइव करने के या अलग तरीके होते हैं। तो जब तक छोटा चैनल होता है कुछ बहुत सारे नियम होते हैं जिनके तहत आप ज़्यादा काम नहीं कर सकते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य से उत्सर्जित पराबैंगनी किरणों को कौन सी गैस रोक लेती है? आपको पता ना पराबैंगनी किरणों से कौन बचाता है? तो बिल्कुल आसान सवाल है, ओजोन। ओजोन परत जो होती है वो पराबैंगनी किरणों को खोज लेता है। चलो मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि बताइए, ओजोन परत की खोज किसने की थी? किसने की थी पहली बार ओजोन परत की खोज? अगले सवाल पे आते हैं। कमेंट में लिखा जरूर करें, अगर ना आए तो हमसे पूछ सकते हैं आप। अगला सवाल, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के परिमाण में वृद्धि के कारण अगर वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा तो क्या होगा? ताप बढ़ेगा, ताप घटेगा, ताप अप्रभावित रहेगा या कभी ताप बढ़ेगा कभी ताप घटेगा? तो याद रखें, कार्बन डाइऑक्साइड एक गर्म गैस है, इसलिए वायुमंडल का तापमान बढ़ जाएगा। जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी वायुमंडल का ताप बढ़ जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की?
राजा राम मोहन राय, स्वामी महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद या स्वामी दयानंद सरस्वती? इसका सही आंसर क्या है? सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। आप मुझे बताएं कि स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था? अगले सवाल पे आते हैं। 152 फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कितना लिखा जाएगा? ये सवाल मैं आपके लिए होमवर्क देता हूँ, निकाल के दिखाइए। छोटा सा न्यूमेरिकल है, आप करके देखेंगे। आपको फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलना है। देखता हूँ कौन बच्चा इसको बदल पाता है। बहुत आसान भी नहीं है, बदल के दिखाएं आप। अगला सवाल है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन में लाया जा सकता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग कहाँ लगाया जा सकता है? लोकसभा, राज्यसभा या लोकसभा और राज्यसभा, किसी भी सदन में या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखें, राष्ट्रपति पर दोनों में से किसी भी सदन में महाभियोग की प्रक्रिया को लागू किया जा सकता है। अगले सवाल पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कीट उपयोगी नहीं है? कौन सा कीट है जो उपयोगी नहीं है इंसान के लिए? मधुमक्खी, रेशम का कीट, लेडी बर्ड जिनको सोनपंखी भृंग यानी भंवरा कहते हैं, या घरेलू मक्खी? तो याद रखें, मधुमक्खी, रेशम का कीट और भंवरा। मधुमक्खी ये तो शहद बनाती है, रेशम से रेशम बनाता है, और भंवरा परागण के काम आता है। लेकिन घरेलू मक्खी जो होती है, आदमी घरेलू मक्खी जो है वो उपयोगी नहीं है। अगला सवाल है, किलिमंजारो ज्वालामुखी किस महाद्वीप में है? किलिमंजारो कहाँ पे है? ये है अफ्रीका के अंदर। किलिमंजारो अफ्रीका के अंदर ये ज्वालामुखी है। अगले सवाल पे आते हैं। आंख के किस भाग में टेपिडम लूसिडम पाया जाता है? टेपिडम लूसिडम पाया जाता है रेटिना, कोराइड्स में, प्यूपिल में या इनमें से कहीं नहीं? टेपिडम लूसिडम के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, याद रखना। आपसे पूछता है कि जो जुगनू होता है, जुगनू किस वजह से चमकता है? याद रखें सवाल को, जुगनू किस वजह से चमकता है? तो याद रखें, ये वही केमिकल है जिसको कहते हैं टेपिडम लूसिडम। टेपिडम लूसिडम के कारण ही जुगनू चमकता है। और यह आँखों के यानी रेटिना जो होती है, रेटिना के पिछले हिस्से में पाया जाता है इसे। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? रेटिना, कोराइड्स, प्यूपिल या उनमें से कोई नहीं। यानी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि रेटिना में नहीं पाया जाता, रेटिना के पीछे पाया जाता है। और इसको याद रखना, जुगनू किसकी वजह से चमकता है? टेपिडम लूसिडम के कारण। अगले सवाल पे आते हैं। भारत के थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? एक लाइन में समझा देता हूं पहले, थोक मूल्य सूचकांक वर्ष क्या होता है। याद रखें, भारत सरकार हर 10 साल को आधार मानती है और उसी के आधार पर महंगाई, मंदी, गरीबी को तय किया जाता है 10 साल पर। तो अब अंदाजा लगाइए, इस समय 2021 चल रहा है, तो इसके पहले 10 साल कब हुए होंगे? 2011 से 12, यानी ये इस समय भारत का आधार वर्ष है, जिसके तहत हम महंगाई, मंदी, गरीबी, बेरोजगारी सबकी गणना 10 साल पर सरकार द्वारा की जाती है। अगला सवाल है, प्रति व्यक्ति आय के आधार पर विश्व बैंक द्वारा भारत को किस श्रेणी में स्थान दिया गया है? प्रति व्यक्ति आय के आधार पर भारत कौन सी श्रेणी में है? निम्न आय वर्ग, निम्न मध्य आय वर्ग, उच्च मध्य आय वर्ग या उच्च वर्ग? तो भारत आता है ऑप्शन बी के अनुसार, भारत एक निम्न मध्य आय वर्ग का देश है। चलिए मैं आपसे पूछता हूं, हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार ये बताएं आप कि भारत की प्रति व्यक्ति आय कितने डॉलर है? भारत की प्रति व्यक्ति आय कितने डॉलर है, ये बता सकते हैं करंट अफेयर्स के अंदर? बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना इस सवाल को कि भारत की प्रति व्यक्ति आय कितने डॉलर है। अगला सवाल, विद्युत प्रतिरोध नापा जाता है। विद्युत प्रतिरोध किसमें नापते हैं? वोल्ट, एम्पियर, ओम या कूलाम के अंदर आपको प्रतिरोध किसमें नापा जाता है? बिल्कुल आसान है, ओम में। प्रतिरोध को किसमें नापते हैं? ओम का मात्रक होता है प्रतिरोध। अगला सवाल है, 20 सेंटीमीटर लंबे तार का प्रतिरोध 5 ओम और 40 सेंटीमीटर लंबाई के एक समान तार के रूप में ताना जाता है, तो वर्तमान प्रतिरोध क्या होगा? सिंपल याद रखो कि पहले जो तार की लंबाई थी 20 सेंटीमीटर थी, इसको तान कर खींच कर 40 सेंटीमीटर कर दिया गया है, तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा?
पहले प्रतिरोध था 5 ओम, अब कितना हो जाएगा? परिभाषा में याद रखें, जब लंबाई को दोगुना किया जाता है तो प्रतिरोध 4 गुना हो जाता है। फिर से याद रखें, जब किसी तार की लंबाई को 2 गुना करते हैं तो प्रतिरोध 4 गुना हो जाता है। तो देखते हैं, 20 सेंटीमीटर को कितना कर दिया गया है? 40 सेंटीमीटर। तो 5 का 4 गुना कितना होता है? यानी लंबाई 2 गुना हो गई, तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 4 गुना। यानी 20 का कितना 4 गुना होता है? 5 का 4 गुना कितना होता है? 20। यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। फिर से याद रखें कि तार लंबाई 2 गुना होगी तो प्रतिरोध 4 गुना बढ़ता है। अगला सवाल बताएं कि विद्युतदर्शी इलेक्ट्रोस्कोप का कार्य क्या है? इलेक्ट्रोस्कोप क्या करते हैं? जैसे इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन, स्कोप का मतलब होता है खोजना। तो इलेक्ट्रोस्कोप का काम होता है कि कहाँ पर आवेश, विद्युत आवेश कहाँ पर है, इसकी पहचान लगाना। आपने मोबाइल वगैरह को बनाते हुए देखा होगा, उनके पास एक मशीन होती है, हर जगह टच कर करके देखते हैं कहाँ पर आवेश है, उसी को कहते हैं विद्युतदर्शी या इलेक्ट्रोस्कोप। यानी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, विद्युत आवेश की पहचान करना इसका सही आंसर है। अगला सवाल है, 5 ग्राम भार वाले पंख और 10 ग्राम वाली एक कील। देखें, 5 ग्राम वाले एक पंख और 10 ग्राम वाली एक कील, दोनों की गतिज ऊर्जा समान है, तो दोनों के संवेग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा? इस बात को ऐसे समझें आप, एक सामान कोई है वो 5 किलो का है, एक सामान कोई है वो 10 किलो का है, या ऐसे समझ लीजिए एक गाड़ी है वो 5 किलो की है, दूसरी गाड़ी है वो 10 किलो की है, दोनों को बराबर स्पीड से चलाया जाए तो पहले कौन रुकेगी और बाद में कौन रुकेगी, यानी किसमें ज़्यादा पावर होगी? तो इसको समझे, जो वस्तु जितना ज़्यादा बड़ी होती है उसका संवेग उतना ज़्यादा होता है। इस बात को ध्यान रखिए, जो वस्तु जितना ज़्यादा बड़ी होगी, जितना भारी होगी, उसका संवेग उतना ज़्यादा होगा, जो वस्तु जितनी छोटी होगी उसका संवेग उतना कम होता है। इसीलिए कहते हैं कि अगर एक साइकिल को चला के छोड़ दिया जाए और एक ट्रक को चला के बराबर स्पीड में छोड़ा जाए तो ट्रक ज़्यादा दूर तक चल के जाएगा, साइकिल पहले रुक जाएगी। तो देखते हैं पहला ऑप्शन, हल्की वस्तु में अधिक संवेग होगा, गलत, हल्की वस्तु में कम होगा। अगला है, भारी वस्तु में अधिक संवेग होगा, बिल्कुल सही, जो वस्तु जितनी भारी होगी उसमें संवेग की मात्रा उतनी ज़्यादा होगी। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। अगला सवाल, धातु ऑक्साइड कैसे होते हैं? ऑक्साइड जो अधातु ऑक्साइड, अधातुएं हमेशा अम्लीय होती हैं और धातुएं हमेशा क्षारीय होती हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, अम्लीय। अधातु ऑक्साइड कैसे होते हैं? अम्लीय। जो भी गैस वगैरह हैं, अधातुएं हैं, वो सब क्या होती हैं? अम्लीय होते हैं। अगले सवाल पे आते हैं, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र बताएं। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बताए ना, मेथ एथ प्रोब्यूट, C1 C2 C3, मेथ एथ प्रोप, यानी जिसमें C में 3 होगा, जिसमें कार्बन 3 होंगे वही होगा प्रोपेन। तो देखते हैं, C3 H8, C4 H10, C2 H6 और CH4। तो देखो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन ए, C3H8। प्रोपेन का फार्मूला होता है C3H8। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है न्यूमेरिकल, इसको तो मैथ के हिसाब से लगा सकते हैं। एक वस्तु 4 सेकंड में इतनी दूर जाती है, 25 मीटर, फिर 2 सेकंड में 15 मीटर जाती है, तो यात्रा की, तो क्या पूछ रहा है कि यात्रा करती है तो वस्तु की औसत चाल बताएं। औसत चाल कैसे निकालते हैं? कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी कितनी हो गई? 25 और 15 40, कुल दूरी कितनी हो गई? 40। और समय कितना हो गया? 4 और 2 6। अब पता लगाएं, 6 छंग 36, 6 छंग 36 और 6 छंग 36, ऐसे चलता हुआ चला जाएगा। तो देखें 6.67 हो जाएगा, लेकिन चाल बराबर होता है मीटर प्रति सेकंड। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी है इसका सही आंसर। अगले सवाल पे आते हैं। एक मोबाइल को किसी बालकनी से गिराया जाता है, एक मोबाइल फोन को किसी बालकनी से गिराया जाता है। यदि मोबाइल फोन का द्रव्यमान 0.5 किलोग्राम है और मोबाइल को
1000 मीटर की ऊंचाई से गिराया गया तो G बराबर 10 है, तो मोबाइल की स्थिति ऊर्जा ज्ञात कीजिए। स्थिति ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? अभी कल भी ऐसे न्यूमेरिकल हमने किए हैं। स्थिति ऊर्जा कैसे निकालते हैं? U बराबर mgh। m का मान कितना है? 0.5, g का मान 10 और h का मान 100। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखेंगे ये आ जाएगा 500। इसका जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 500 जूल। यानी ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन डी इसका हो गया सही आंसर। अगले प्रश्न पर आते हैं। गुरुत्वाकर्षण के नियमों का आविष्कारक कौन था? गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने की थी? बिल्कुल आसान सा सवाल है, ऑप्शन बी न्यूटन। गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने की थी? न्यूटन ने। आगे, रेखीय संवेग संरक्षण रेखीय संवेग किसके बराबर होता है? यानी रेखीय संवेग की गणना कौन से नियम से करते हैं? तो रेखीय संवेग की गणना की जाती है न्यूटन के द्वितीय नियम की सहायता से। यानी इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगले सवाल पे आते हैं। सबसे हल्का रेडियो एक्टिव तत्व कौन सा है? मैं चाहता हूं इसका आप कमेंट में आंसर दें, बहुत आसान सवाल है, कुछ आप होमवर्क भी किया करें। तो बताएं सबसे हल्का रेडियो एक्टिव तत्व कौन सा है? अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से ऊतक का उदाहरण कौन सा है? इसमें से ऊतक कौन सा ऊतक होता है? मस्तिष्क, रक्त, यकृत या आमाशय? इसमें ऊतक कौन होता है? याद रखें, रक्त एक संयोजी तरल संयोजी ऊतक है, यानी कि ऑप्शन बी। मानव अस्थि पंजर कंकाल में कितनी हड्डियां होती हैं? मानव के शरीर में कितनी हड्डियां हैं? तो आपको पता है मानव के शरीर में होती हैं 206 हड्डियां। अगला तो बताएं आप, मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक कौन सा है? यानी हमारी जो स्किन का कलर है, मेरी कलर, आपके चेहरे का जो कलर है, चमड़ी का रंग है, वो किसके कारण होता है? मिलानिन, रोडोप्सिन, आइडोप्सिन या एंथोसाइनिन? तो इसका सही आंसर आपको पता है मिलानिन। किसी भी इंसान की त्वचा का रंग निर्धारित करता है मिलानिन। अगले प्रश्न पर आते हैं। तो देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने भारत की संसद भवन की इमारत के निर्माण हेतु ठेका हासिल किया है? आपको पता है ना, गोल्डन विस्टा प्रोजेक्ट के तहत भारत का एक नया संसद भवन बनाया जा रहा है। तो इसको बनाने का जो ठेका मिला है वो किस कंपनी को मिला है? लार्सन एंड टुब्रो, टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, रिलायंस कंस्ट्रक्शन या सापुर जी पालोनजी समूह को? बिल्कुल सही आंसर आपको पता है ना, इसको ये ठेका मिला है टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड को। टाटा कंपनी बना रही भारत का संसद भवन। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे ऑल इंडिया शतरंज फेडरेशन AICF का अध्यक्ष चुना गया है? ऑल इंडिया शतरंज फेडरेशन का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो इसको चुना गया है, ये है संजय कपूर को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में बिहार के किस जिले में एक नया एम्स खोलने की घोषणा की गई है? कौन से जिले में एक नया एम्स खोला जा रहा है बिहार में? बेगूसराय, भागलपुर, दरभंगा या मुजफ्फरनगर? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी दरभंगा। दरभंगा में एक नया एम्स खोलने की घोषणा की गई है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 इवेंट का उद्घाटन किया? डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 का उद्घाटन निम्नलिखित में से किसने किया है? संतोष गंगवार, राजनाथ सिंह, अमित शाह या नितिन गडकरी? तो इसका सही आंसर है अमित शाह। अमित शाह ने डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 का उद्घाटन किया था। अगला सवाल, चिकित्सा शिक्षा के लिए IG नोबेल पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? IG नोबेल पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर हर्षवर्धन, निर्मला सीतारमण, नरेंद्र मोदी या M वेंकैया नायडू? तो कौन है? क्या रखना, IG नोबेल पुरस्कार मिला है नरेंद्र मोदी को। नेक्स्ट सवाल है, जेरेमी लाल रिनुंगा किस खेल से संबंधित है? कौन से खेल को खेलते हैं? बॉक्सिंग, भारोत्तोलन, कुश्ती या गोल्फ? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ये संबंधित है भारोत्तोलन से। अगले सवाल पे आते हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल जम्मू कश्मीर में किस नदी पर बन रहा है जिसकी ऊंचाई 467 मीटर है?
जिसकी ऊंचाई 467 मीटर है। कहाँ बनाया जा रहा है? झेलम, सिंधु नदी, चिनाब या ब्यास नदी? तो आपको पता है इसका सही आंसर है चिनाब नदी। चिनाब नदी पर बनाया जा रहा है दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज बनाया जा रहा है, जो आर्क ब्रिज है, आर्क तरह का आर्क ब्रिज है। दक्षिण कोरिया का पहला सैन्य उपग्रह है। दक्षिण कोरिया का पहला सैन्य उपग्रह कौन सा है? एनासिस, नूर, मियानी या इनमें से कोई नहीं? तो दक्षिण कोरिया का जो सबसे पहला सैन्य उपग्रह है उसका नाम है एनासिस। एनासिस। अगला सवाल, चुनाव आयोग द्वारा बिहार विधानसभा चुनाव 2020 कितने चरणों में कराए जाने की घोषणा की गई थी? बिहार में चुनाव जो हुए थे वो कितने चरणों में कराए गए थे? 3, 4, 5 या 6? इसका सही आंसर है बिहार में 3 चरणों में चुनाव हुए। चलो आप बताओ मुझे, उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, 4 फरवरी से उत्तर प्रदेश में चुनाव होंगे। आप बताएं उत्तर प्रदेश में कितने चरणों में चुनाव आयोजित करवाए जाएंगे? अगले सवाल पे आए, ठीक है, तो बताएं। 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जारी जनगणना के अनुसार के आधार पर, जारी आंकड़ों के आधार अनुसार भारत की सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? भारत में सर्वाधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? तो बिल्कुल आसान सा सवाल, आपको पता है भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है हिंदी। बताओ दुनिया में, याद रखना बेटा नई चीज़ों को याद करके, कि दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, ये बताएं मुझे आप। अगला सवाल, यूएस ओपन 2020 की महिला विजेता कौन बनी? यूएस ओपन 2020 की महिला विजेता कौन है? नाओमी ओसाका, सिमोना हालेप, विक्टोरिया अंजरेका या एशले बार्टी? यूएस ओपन 2020 जीता है नाओमी ओसाका को। अगला सवाल है, देश का पहला ऑनलाइन कचरा विनिमय कार्यक्रम किस राज्य सरकार द्वारा चालू किया गया है? ऑनलाइन विनिमय कार्यक्रम कौन से राज्य सरकार ने चालू किया है? तो ये चालू किया है आंध्र प्रदेश ने। अगला सवाल, महिला फीफा विश्व कप 2023 की मेजबानी को प्राप्त हुई है, यानी 2023 में जो महिला फीफा विश्व कप होंगे वो कहां पर होंगे? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ब्राजील या ए और बी दोनों? तो 2023 में जो महिला फीफा कप होगा वो ए और बी दोनों में होगा, मतलब कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अंतिम सवाल, 4 जून को निसर्ग चक्रवात ने भारत के किस राज्य को प्रभावित किया था? निसर्ग चक्रवात आया था तो भारत के कौन से राज्य को इसने प्रभावित किया था? महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, गुजरात या ए और सी दोनों, यानी कि महाराष्ट्र और गुजरात दोनों? तो यस, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ए और सी दोनों को प्रभावित किया इसने, यानी कि महाराष्ट्र और गुजरात दोनों में निसर्ग तूफान आया था। उम्मीद है आपको मदद मिल रही होगी लेक्चर से। कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, जिससे कि मेरा हौसला बना रहे और मैं काफ़ी अच्छा कर पाऊँ। धन्यवाद। जय हिंद।